मैं उसी वक्त कॉलेज में अपनी क्लास ले रही थी। छुट्टी होने में कुछ वक्त बाकी था, मगर मेरा दिमाग किसी बात में उलझा हुआ था कि आज घर कैसे जाऊंगी। आज हमारे वैन वाले ने छुट्टी कर ली थी, इसलिए भाई सुबह मुझे बाइक पर छोड़ गया था और वापसी मुझे रिक्शे में बैठकर जाना था। मैंने आज तक कभी अकेले लोकल सफ़र नहीं किया था, इसलिए सोच सोच कर ही घबरा रही थी। मेरे मोहल्ले की कोई लड़की भी इस कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, वरना किसी का साथ पाकर मुझे हौसला मिल जाता। छुट्टी हो गई थी और मैं इसी परेशानी को लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रक्शे आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी रक्शे वाले को रोक सकती। तभी मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। मेरे सामने एक नई चमचमाती हुई कार आकर रुक थी। जब ड्राइविंग सीट से बाहर निकलने वाले शख्स पर मेरी नजर पड़ी तो मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो मेरे अब्बू थे और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। अभी और इसी वक्त मैं ये गाड़ी लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ही अपनी गाड़ी में सवार करने वाला हूँ। मैंने हैरत और इश्तियाक से इतनी बड़ी गाड़ी को देखा था। अब्बू, ये गाड़ी किसके लिए लेकर आए हैं? इतनी खूबसूरत गाड़ी, काश ये हमारी होती। मेरे राजदाराना लहजे में कहने पर अब्बू जोर से हंस पड़े थे। अरे बेटा, ये हमारी है, हमारी अपनी। अब चलो घर जाके तुम्हारी माँ को भी तो सरप्राइज देना है। कॉलेज की लड़कियां आंखों में रश्क लिए इस गाड़ी को देख रही थी और उनमें से कुछ लड़कियों ने इशारों से मुझसे पूछा भी कि, मगर मैंने इन्हें नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठ गई थी। सच कहूँ तो अभी तक मुझे यकीन नहीं आया था कि ये गाड़ी हमारी ही है। और फिर जब हम लोग घर आए तो अम्मी और भाई भी मेरी तरफ हैरत का मुजस्समा बने रह गए थे। इतनी बड़ी गाड़ी तो बड़ी महंगी आती होगी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? और गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे? घर में तो जगह ही नहीं है। अब्बू ने छोटे से घर पर एक सोचती नज़र डाली थी। मैं शकूर साहब से बात कर चाहूँ, उनके घर में गाड़ी खड़ी कर दूंगा। अब चलो तुम लोगों को बाहर खाना खिलाने के लिए कर जाऊँ। अबू तो आज हमें हैरान करने पर तुले हुए थे और फिर एक के बाद एक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आती चली गई। हम सब बेयकीन थे कि अल्लाह ने हम लोगों पर कैसे इतना करम कर दिया। अबू से पूछते तो वो कहते कि अल्लाह ने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देने पर आता है तो इंसान की औकात नहीं देखता। अबू एक महकमे में मामूली से क्लर्क थे। तनख्वाह इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मेरे अबू हर वक्त इसी बात के लिए परेशान रहते थे कि आखिर वो घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे, मेरे और भाई की तलीम का खर्चा कैसे उठाएंगे। अम्मी बीमार रहती थी, उनकी दुआओं का खर्चा, ऐसे में बिजली का बिल, घर का किराया, न जाने कितने सारे अखराज थे जो अब्बू की मामूली सी तनख्वाह में पूरे करना बहुत मुश्किल था। मैं और भाई अपने ज़ाती अखराजात के लिए ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे। कभी ज़रा ज़रा सी बात के लिए अब्बू को तंग नहीं किया था। यही कोशिश करते थे कि जितनी हो सके अम्मी अब्बू के लिए आसानियाँ मुहैया करें। हमें गरीब समझकर हमारे रिश्तेदार हमसे फासले पर रहते थे, इस खौफ से कि कहीं हम उनसे कुछ मांग ना लें। मुझे अपने ननियाल और ददियाल वालों का रवैया बहुत बुरा लगता था। अक्सर अम्मी से उनके रवैये की शिकायत करती तो अम्मी हंस कर टाल देती और मुझे जड़कर कहती कि किसी के बारे में बुरा ख्याल दिल में नहीं लाते, ना किसी के बारे में कोई गलत बात करते हैं। हम नहीं जानते थे कौन कैसी आजमाइश से गुजर रहा है, किसी के बारे में मुंह फाड़कर इस तरह से बात नहीं कहती। और मैं अपना सा मुंह लेकर रह जाती थी। अम्मी, जो कुछ वो लोग करते हैं वो तो सामने ही है, ना किसी की शादी पर बुलाते हैं, ना किसी फंक्शन पर। गरज ये कि कोई मर जाए तो भी आपको इतला तक नहीं दी जाती। आप खुद ही ज़बरदस्ती जाएं तो जाएं, कोई आपसे बात नहीं करता। और यही हाल अब्बू का भी है। आखिर गरीब होना इतना बड़ा ऐब तो नहीं है कि रिश्तेदार यूं नजरें चुराएं। मेरे सवालों के जवाब अम्मी के पास भी नहीं थी, इसलिए वो लाजवाब होकर उठकर किसी न किसी काम में मशगूल हो जाती। और अब अब्बू ने जितना बड़ा हम लोगों को सरप्राइज दिया था, हमारी आंखें हैरत की ज्यादती से फटने लगी थी। और फिर एक दिन जब हम अपने कमरे में बैठी टेस्ट की तैयारी कर रही थी, तब अब्बू खिलाफ मामूल दोपहर के वक्त भी घर आ गए थे। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। अब्बू अम्मी से पूछ पूछ कर सारा सामान इन गाड़ियों में लोड करवा रहे थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है? मेरी घबराहट देखकर अब्बू मखसूस अंदाज में मुस्कुराए थे। अरे नहीं बेटी, किसी ने भी हम लोगों को घर से नहीं निकाला। मगर अब्बू, फिर आप ये सारा सामान गाड़ी में क्यों लोड करवा रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या आपने कोई नया घर किराए का देखा है? मैंने कहा शायद इस हवाले से कोई घर मिल गया होगा। अम्मी मेरी तरह हैरान थी, वो भी अब्बू से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। अब्बू थे कि किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने भाई को भी कॉल करके घर पे बुला लिया था, वो भी हमारे साथ आ गया। अब्बू हमें एक बहुत ही प्यारे घर में लेकर आ गए थे। ये घर किसका है? मेरे पूछने पर अब्बू कहने लगे, ये हमारा घर है, आज से हम लोग इसी घर में रहेंगे। मगर इसका तो बहुत ज़्यादा किराया होगा, आपने इतना महंगा घर क्यों ले लिया?
मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्चियाँ करने लगे हैं। आप भूल रहे हैं कि आपकी जवान बेटी भी है जिसकी कल को शादी भी करनी है, एक बेटा भी है जिसके मुस्तकबिल को संवारना है। अगर हम लोग इसी तरह से फजूल खर्ची करते रहे तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों परेशान होती हो, भली लोग है, मत परेशान हो, ये हमारा घर है, मैंने किराए पर नहीं लिया बल्कि इसको खरीदा है। आज से हम लोग इसी घर में रहेंगे और तुम मेरी बेटी के बारे में परेशान मत हुआ करो। देखना उसे ब्याहने के लिए तो कोई शहजादा आएगा और हमारा ये बेटा ये भी बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी में सेट हो जाएगा। इसको तो मैं कारोबार सेट करवा दूंगा, उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद तुम लोग छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ोगे और ना तुम लोग छोटी मोटी खुशियों के लिए तरसोगे, बल्कि आज से तुम लोगों की हर वो ख्वाहिश पूरी होगी। हर वो ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा जो कभी तुम लोगों के दिल में हसरत बनकर पैदा हुई थी। और इस घर में तो ज़िंदगी बिल्कुल ख्वाबों जैसी थी। मुझे कभी कभी डर लगता था कि अगर मैं सोकर उठी तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, शायद फिर से इसी घर में चली जाऊँ। मगर जब आंखें खोलने के बाद भी खुद को इसी खूबसूरत से घर में देखती तो मेरा इत्मीनान काबिल दीद होता। मगर अम्मी का चेहरा हर वक्त बुझा बुझा सा रहता, न जाने वो इतनी परेशान सी क्यों हो नजर आती थी। मैं नहीं छेड़ती कि अब तो ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ आ गई हैं, सब कुछ हमें मुयसर आ गया, फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर किस बात की फिक्र है? वो हंसकर मुझे टाल देती थी। अक्सर अब्बू से वो भी किसी न किसी बात पर खफा नजर आती, इसी तरह किसी बात पर लड़ाई कर रही होती और अब्बू हमेशा की तरह सुलह जू अंदाज में इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ रहते थे। मैंने नए कॉलेज में दाखिला ले लिया था, नई ज़िंदगी नई दोस्तें। अब्बू अपनी गाड़ी में ही मुझे छोड़ने के लिए जाते, वापसी पर भी खुद लेकर आते थे। जब मैं बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज जाती थी तो लड़कियां मुझे रश्क से देखती। पिछले दिनों अब्बू अपने काम में मसरूफ रहने लगे थे, उन्होंने मुझे एक स्कूटी लेकर दी थी। मैं अपनी स्कूटी पर ही कॉलेज आने जाने लगी थी। एक दिन मैं घर से बाहर निकली तो मैंने एक लड़के को घर से बाहर देखा, वो शायद कचरा चुनने वाला था, हमारे घर के बाहर ही खड़ा था। मैं उसे आज तीसरी बार देख रही थी। एक ही जैसे फटे पुराने कपड़े, गंदे हुलिये में वो जो कागज चुनता दिखाई देता, कभी नालियां साफ करता। मैंने उससे देखकर सोचा कि अगर वो अपना ख्याल रखता, खुश लिबास पहनता तो देखने में बहुत माकूल लगता। ना चाहते हुए भी मैंने एक दिन उसे रोक कर ये मशवरा दिया तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। बीबी जी, मैं गरीब आदमी हूँ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी हकीकत है। हमें तो नए कपड़े पहने हुए सालों बीत जाते हैं, हमें इसी तरह से ही रहने की आदत है। और उसे देखकर मैं गिन खाकर रह गई थी। कितना गंदा इंसान है, इतनी गंदगी में कैसे खुश रहता है? माना कि वो महंगा लिबास नहीं बना सकता मगर साफ लिबास तो पहन सकता है। गुर्बत आम लोगों ने भी देखी थी। कभी कभी ऐसे भी होता था कि मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ दो जोड़े होते थे, मगर एक जोड़ा मैं धो कर रख लेती थी, दूसरा पहन लेती थी। आज तक मैंने कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मुझे उस आदमी से घिन आती थी। जब भी मैं उसे देखती तो अक्सर कहती कि जिस वक्त मैं अपने कॉलेज आती जाती हूँ तुम इस वक्त मेरे रास्ते में मत आया करो, तुम्हें देखकर मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। एक दिन गुस्से में मैंने उससे ये बोल दिया और वो सर झुकाकर वहां से चला गया। अब अब्बू से भी मैंने उसकी शिकायत की तो वो हंस पड़े। अरे वो गरीब आदमी है, कहाँ जाए? जहाँ पर उसे काम मिलेगा वहीं पर काम करेगा ना। इस मोहल्ले के लोग उसी से नालियां साफ करवाते हैं और ये कचरा वगैरह चुनना भी इसी बेचारे का ही काम है। तुम क्यों इससे खार खाती हो बेटा? नज़रअंदाज क्या करो, अपने रास्ते पर अपनी मंजिल पर निगाहें जमा कर चला करो। अम्मी भी मुझे टोकने लगी थी, इस घर में आने के बाद तुम सभी लोग बहुत पर निकालने लगे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी लोग बहुत बदल गए हो, अपनी ज़िंदगी भूल गए हो। अपना वो बुरा वक्त, हमारे घर में भी खाने को कुछ नहीं होता था, तब किस तरह से तुम सब्र शुक्र करके रहते थे और अब दूसरों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हो। कल को तुम अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहते थे तो वो तुम लोगों से दूर दूर भागते हैं। अब तुम भी वही काम कर रही हो, गरीबों को देखकर उनसे दूर भागने वाली। अगर किसी की मदद नहीं कर सकती तो उससे नफरत करने का हक भी नहीं है। अम्मी तो मुझे अच्छी खासी सुना देती। मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गई, मेरा मूड सब खराब हो गया था। भला एक मामूली से कचरा चुनने वाले की वजह से अम्मी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। जिंदगी किसी पुरस्कून दरिया की तरह बह रही थी, मगर इस दरिया के नीचे कैसी तंदो तेज लहरें छुपी थी उसका हमें अंदाजा न था। अब्बू एक सरकारी महकमे में मामूली कलर थे, सफेद पोशी का बर्म रखना मुश्किल होता था। हमने वो दिन भी देखे थे जब तपती दोपहरों में स्कूल से वापसी पर ठंडा पानी भी मुयसर नहीं होता था और अम्मी एक एक टके का हिसाब रखती। फिर अचानक किस्मत ने पलटा खाया, अब्बू की जेबें भरने लगी। पुराना खस्ता हाल मकान एक आलीशान बंगले में बदल गया और साइकिल की जगह चमचमाती गाड़ी ने ले ली। हम सब खुश थे, मगर अम्मी की आंखों में हमेशा का अंदेशा रहता था। वो अक्सर कहती इतनी जल्दी तो पौधा भी दरख्त नहीं बनता, ये दौलत कहाँ से आ रही?
अगर हम जवानी के नशे या शाशों की चौकाचौंध में अंधे हो चुके थे। मैं कॉलेज जाने लगी तो मेरी दुनिया बदल गई। अब मैं वो पुरानी सहम का रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक बड़ी गाड़ी से उतरने वाली अमीरजादी थी। मुझे अपनी इस नई हैसियत पर फख्र था। शायद इसी फख्र ने मेरे अंदर तकब्बर पैदा कर दिया था। कॉलेज के बाहर वो कचरा चुनने वाला लड़का अक्सर दिखाई देता। उसके फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और गर्द से हटा हुआ चेहरा देखकर मुझे गंध आती। मैं सोचती कि ये लोग जमीन पर बोझ क्यों हैं। मैंने कई बार उसे हकारत से टोका, उसे बुरा भला कहा, मगर वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से हट जाता। उसकी खामोशी मुझे मजीद तैश दिलाती, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, अगवा और पहला निजात दहिंदा। जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और फजा में एक अजीब सी उदासी थी, मैं अपनी स्कूटी पर कॉलेज के लिए निकली। गली के मोड़ पर अचानक एक काली शीशों वाली गाड़ी ने मेरा रास्ता रोका। मेरी छठी इसने खतरे का सिग्नल दिया, मगर उससे पहले कि मैं मूर्ति दो नकाबपोश बाहर निकले, उन्होंने बड़ी महारत से मुझे दबोच लिया। मेरे मुंह पर एक नशा आवर रुमाल रखा गया और दुनिया अंधेर हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इसी गाड़ी में पाया, मगर गाड़ी रुकी हुई थी। बाहर से लड़ने झगड़ने और चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा कि वही कचरा चुनने वाला लड़का, जिसे मैं कचरा समझती थी, एक आहनी चट्टान बनकर इन तीन मुसल्ला अगवाकारों के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कचरा चुनने वाला वो लोहे का हुक था, मगर उसकी आंखों में जो गुस्सा और चमक थी वो किसी तरबीत याफ्ता शिकारी जैसी थी। उसने अकेले इन तीनों को ऐसे धूल चटाई कि वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वो मेरे पास आया, उसके सांसें फूली हुई थी, मगर लहजा नहायत बावकार था। उसने कहा, बीबी जी होश संभाले और खामोशी से घर जाएं। अभी ये बात किसी को न बताएं, वरना आपके दुश्मन होशियार हो जाएंगे। मैं साख्त खड़ी उसे देखती रही। मेरा गुरूर खाक में मिल चुका था। जिस शख्स के रास्ते में आने से मेरा दिन बुरा गुजरता था, उसी ने आज मेरी इज्जत और जिंदगी बचाई थी। घर आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर मेरा दिल अब उस लड़के के लिए नरम हो चुका था। मैं रोजाना कॉलेज जाते हुए उसे तलाश करती। अब वो मुझे गंदा या बदसूरत नहीं लगता था, बल्कि उसके इन फटे कपड़ों के पीछे मुझे एक अजीम इंसान नजर आने लगा था। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, उसकी तरफ बढ़ाए। ये रख लो, उससे अपने लिए नए कपड़े ले लेना, तुमने मेरी जान बचाई थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें गहरी और पुरस्रार थी। उसने मुस्कुराकर पैसे वापस कर दिए और कहा, बीबी जी, जान अल्लाह बचाता है, मैं तो बस एक जरिया था। और रही बात कपड़ों की, तो ज़मीर साफ होना चाहिए, लिबास तो बदलता रहता है। उसके इस खुददारी ने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया। एक कचरा चुनने वाला इतनी गहरी और आलमाना बातें कैसे कर सकता था। वक्त गुजरता गया और मैं इस मुगालते में रही कि शायद खतरा टल गया, मगर एक शाम जब मैं लाइब्रेरी से, लोग ज्यादा थे, उनके इरादे खतरनाक थे। उन्होंने मुझे शहर से दूर एक पुराने गोदाम में कैद कर दिया। वहाँ मुझे पता चला कि सब मेरे अब्बू के करतूतों का नतीजा है। वो लोग अब्बू के स्मगलिंग पार्टनर थे, जिन्हें अब्बू ने धोखा दिया था, और अब वो मुझे डाल बनाकर अब्बू से अपने रकम वसूल करना चाहते थे। मैं कई दिन उस अंधेरे कमरे में रही, भूखी प्यासी खौफजदा। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला। अचानक एक रात गोदाम के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे, फायरिंग का तबादला, और थोड़ी देर बाद दरवाजा टूटा तो पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मुझे वहां से निकाला और एक महफूज मुकाम पर ले गए। मैं कई रोज तक सदमे की हालत में रही, मुझे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन दरवाजा खुला और एक आला पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधों पर लगे सितारे चमक रहे थे। उसकी वर्दी की इस्त्री इतनी उम्दा थी कि दूर से रौब पड़ता था। जब वो करीब आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वही कचरा चुनने वाला लड़का था। हैरान मत हो बीबी, मेरा नाम अनस है और मैं अंडर कोर पुलिस ऑफिसर हूँ। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरा सर चकरा रहा था। आप तो कचरा चुनते थे? मैंने लुकने तो बड़े लहजे में पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे वालिद एक बहुत बड़े स्मगलिंग सिंडिकेट का हिस्सा बन चुके थे। हमें उनके खिलाफ सबूत चाहिए थे, इसलिए मुझे बेस बदलकर तुम्हारे मोहल्ले में रहना पड़ा। तो उन लोगों की हर हरकत पर मेरी नज़र थी। वो जो पहली बार तुम्हारा अगवा नाकाम हुआ, वो भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी मासूम लड़की अपने बाप के गुनाहों की बीट चढ़ जाए। उसने मुझे बताया कि मेरे अब्बू अब जेल में हैं। उनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई है, क्योंकि वो सब हराम की कमाई से बनाई गई थी। मैं टूट कर बिखर गई थी। जिस बाप ने मुझे शहजादियों की तरह पाला, वो एक मुजरम निकला। अनस ने मुझे मेरे घर छोड़ाया, मगर वहाँ मेरे लिए नफरतों का एक नया तूफान मुंतजर था। जब मैं घर पहुंची तो वो आलीशान बंगला सेल हो चुका था और अम्मी और भाई एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो चुके थे। मुझे देखकर अम्मी की आंखों में ममता नहीं, बल्कि नफरत की झलक थी। भाई ने देखते ही मुंह फेर लिया। इतने दिन कहाँ रही हो? किसके साथ मुंह काला करती रही हो? भाई के इन अल्फाज ने मेरे कलेजे को छेद दिया।
میں نے بہت سمجھایا کہ میں پولیس کی حفاظت میں تھی، میں اغوا ہوئی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے میرے گھر والوں کے کان بھر دیے تھے۔ پورے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا کہ کلرک کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی۔ امی مجھے کھانا دیتی تو برتن دور سے پھینک دیتی، بھائی مجھے دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ میں ہر روز روتی اور اس کچرا چننے والے انس کو یاد کرتی جس نے مجھے بچایا تھا، مگر اب وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بدنام ہو چکی تھی، ذلیل ہو چکی تھی اور میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک صبح ہمارے گلی میں دوبارہ وہی سرکاری گاڑیاں آ کر رکی، محلے والے جمع ہو گئے، شاید ایک بار پھر پولیس چھاپا مارنے آئی ہے، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ انسا اپنی پولیس کی وردی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ ایک باوقار خاتون تھی جو اس کی والدہ تھی۔ وہ سیدھا ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری امی اور بھائی ڈر کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ انس نے گرجدار آواز میں کہا، اس لڑکی کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس نے غلط راستہ چنا، مگر میں گواہ ہوں کہ یہ لڑکی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنا کہ آسمان سے گرنے والا پانی۔ اسے بدنام کرنے والے دراصل خود گندے ہیں۔ میں یہاں صفائی دینے نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اس نے میری امی کی طرف دیکھ کر نہایت ادب سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس وقت دیکھا جب اس کے پاس سب کچھ تھا، اور اس وقت بھی دیکھا جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ مجھے اس کے کردار پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ امی اور بھائی کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ جو مجھے بوجھ سمجھ رہے تھے، آج ایک اعلیٰ افسر ان کی دہلیز پر کھڑا انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ اسی شام سادگی سے ہمارا نکاح ہوا۔ انس مجھے کسی چور کی طرح چھپا کر نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر پورے محلے کے سامنے سے گزار کر اپنے گھر لے گا۔ آج میں ایک بہت بڑی گھر کی مالکن ہوں، مگر یہ گھر حرام کی کمائی کا نہیں بلکہ انس کی محنت اور حلال کی تنخواہ کا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے رنگ کتنے نرالے ہیں۔ جس انسان کو میں کچرا سمجھ کر ٹھکراتی تھی، وہی میری زندگی کا سب سے قیمتی موتی نکلا۔ اس نے مجھے نہ صرف زندگی دی بلکہ وہ عزت بھی دی جو میرے اپنے خون نے مجھ سے چھین لی تھی۔ سچ ہے، جب اللہ کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو وہ وسیلے بھی ایسے بناتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرا باپ جیل میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا اور میں اپنی نئی زندگی میں سچی خوشیوں کے ساتھ سکون کی سانس لے رہی تھی۔